गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं योग सूत्र। उससे पहले एक कबीर जी का दोहा है। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लगता है, कई मूर्ख फिर गए, परखी लिया उठाए। क्या कहते हैं कबीर जी? हीरा पड़ा बाजार में, कौन से हीरे की बात करते हैं? तो आत्मा रूपी हीरा की वो बात करते हैं। बाजार, ये शरीर रूपी बाजार के अंदर आत्मा रूपी हीरा पड़ा है और रहा छार लगता है। छार लगता है मतलब संस्कारों की धूल उसके ऊपर पड़ी है, वो संस्कारों से लिपटा हुआ है। तो हीरा जो है हमारा आत्मा है, वो संस्कारों से लिपटा हुआ है और कई मूर्ख फिर गए। तो जिन्होंने उसको जाना नहीं है वो सब मूर्ख है और फिर गए मतलब बार बार आना जाना पड़ता है। अनेक जन्म तक हम आते जाते रहते हैं, जब तक उसको जानते नहीं पहचानते नहीं तब तक। तो इस तरह बहुत सारे प्रयत्न करने वाले भी उसको जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि वो इतना गहरा है। पर परखी लिया उठाए, जिसने उसको जान लिया पहचान लिया, कोई विरल पुरुष, कोई संत योगी, जिसने उसको जान लिया वो उसको उठा लेता है, मतलब उसके संपर्क में रहता है और उसके साथ जीता है। कि जो योग सूत्र में हम रोज़ पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि आत्म तत्व है, उसके साथ लिंक किस तरह करनी चाहिए और इसके साथ जुड़ के किस तरह रहना है। तो ये बात यहाँ भी इसमें इस दोहे में बताई है। अब योग सूत्र के अंदर हम बुक 1 का लास्ट जो सूत्र है उसके ऊपर आ गए हैं, पेज नंबर 252 पर। लास्ट टाइम हमने जो सूत्र देखा था वो सत्व रजस तमस के ऊपर था और ये जो है वो इसकी अवस्था कैसी है। गुण जो है, गुण की 4 अवस्था है, सत्व रजस तमस तीनों की 4 अवस्था है। इसके ऊपर का ये सूत्र पढ़ते हैं। तो तावलिया जी लिखते हैं, बुक 2 सूत्र 19, द डिविजन्स ऑफ द गुणास और क्वालिटीज ऑफ मैटर आर फोरफोल्ड, द स्पेसिफिक, द नॉन स्पेसिफिक, द इंडिकेटेड एंड द अनटचेबल। अब ये चारों शब्द जो है वो संस्कृत के हैं और टेक्निकल शब्द है जिसको कह सकते हैं हम। तो संस्कृत में क्या सूत्र है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण परवानी। गुण परवानी मतलब गुणों की अवस्था। और क्या अवस्था है? एक विशिष्ट है जिसको यहाँ तावरिया जी स्पेसिफिक कहते हैं, दूसरी अविशिष्ट जिसको यहाँ नॉन स्पेसिफिक कहा है, फिर इंडिकेटेड मात्र, लिंग मात्र, और अनटचेबल, अलिंग मात्र, अलिंगानी। तो इस तरह ये शब्दों क्या है वो हम पहले समझेंगे। ये 4 शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। तो एक्चुअली जो ये है ये शब्द जो है, ये सूत्र एक्चुअली जो है आया है वो सांख्य दर्शन के ऊपर। हम जानते हैं कि 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हमारे यहाँ हैं, सांख्य और योग। तो योग की अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है, उसने सांख्य की फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लिया है योग ने। तो फिर योग, सांख्य जो है वो एक प्रकार की थियरी है और योग जो है प्रैक्टिकल है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो सांख्य की थियरी या सिद्धांत जो है वो महर्षि पतंजलि ने लिए हैं और ये जो शब्द है ये सब सांख्य दर्शन के शब्द हैं, जिसके
सांख्य दर्शन ऐसा कहता है कि 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय भी है, हस्त, पाद, जीवा, उपस्थ और मन। इस तरह कुल जो है वो 16 तत्व होते हैं मन के साथ में। 5 5 5 15 और मन 16वां तत्व है। इसको विशेष कहा गया है। तो यहाँ जो पहला शब्द जो है सूत्र का विशेष, तो विशेष ये 16 तत्व है, उसको विशेष कहा गया है। अविशेष में 5 तन मात्रा आती है। जो 5 तन मात्रा है उसको अविशेष कहते हैं। और तन मात्रा क्या है? जो 5 इंद्रिया है उसकी तन मात्रा होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 5 इंद्रिय है, जैसे हमने ऊपर देखी इस तरह आँख, नाक, कान, जीवा। तो उसके तन्मात्रा इस तरह शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध और छठा जो है वो अहंकार। इसको मिला के अविशेष बनते हैं। तो अविशेष के अंदर तन्मात्रा और अहंकार, और विशेष के अंदर जो हमने पहले देखे वो 16 तत्व है। लिंग मात्रा जो है वो उत्पत्ति के जो 22 तत्व है उसका कारणभूत तत्व माना जाता है। उसका कारणभूत तत्व जो है वो महत तत्व है, जिसको लिंग मात्रा कहा जाता है। तो लिंग मात्रा का अर्थ महत तत्व। महत तत्व के अंदर ये सारे जो तत्व हैं वो पड़े होते हैं। और इसी महत तत्व को गीता उपनिषद में बुद्धि कहा है। और तावरिया जी ने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के साथ में जो उसका ब्रेन कहा है वो भी बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो इस तरह ये महत तत्व है। ये हम जिसको ब्रेन की सोचने की शक्ति वो बुद्धि की बात नहीं है। ये जो है वो प्रकार की प्रज्ञा है, उसको यहाँ बुद्धि कहते हैं। और अलिंग का मतलब मूल प्रकृति जो है 3 गुणों की साम्य अवस्था में होते हैं। वो उसका जो महत तत्व से पहला सर्जन उत्पन्न होता है। और गीता और उपनिषद में उसको अव्यक्त कहा गया है। तो अव्यक्त जो है वो अलिंगानी शब्द है, उसका अव्यक्त है। तो अव्यक्त इस तरह गुणों की साम्य अवस्था है, उसके अंदर से महत तत्व उसका पहला सर्जन है, उसको अव्यक्त कहते हैं। और साम्य अवस्था में गुणों की स्वरूप की अभिव्यक्ति होती नहीं है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। तो तावरिया जी खास कहते हैं कि भाई ये तीन गुणों की खेल है, ये रमत है और ये निरंतर चलती रहती है। पर व्यक्ति को, साधक को धर्म, फिलोसॉफी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सबको बीच में लाए बिना साइंटिफिक योग का अभ्यास करो जो है करना चाहिए। और इन तीनों गुणों का खेल को ख़त्म कर देना चाहिए। तो एक साइंटिफिक योगाभ्यास ऐसा है कि जिसके द्वारा हम ये खेल को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम निरंतर ये तीनों गुणों के अंदर जीते हैं। और ये तीनों गुणों का कारण भी हम आगे देखेंगे कि ये योग सूत्र के बुक में बताया हुआ है। अब ये सूत्र के इंग्लिश विवरण में क्या कहते हैं वो, देयर इज नो एंड और लिमिट to the play of the gunas or the 3 qualities. It requires typically only 3 primary colors to create an endless range of colors to fill the whole universe. Go beyond all discussions of the gunas, rather create and maintain the rhythm and balance in them for eventually liberation. तो ये गुणों तो है और हम गुणों में ही जीते हैं, पर इसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। वो ये जो है वो तो चलता रहता है। और इसीलिए ये उसका कोई अंत नहीं है। इस तरह जब तक सृष्टि है, जब तक जीवन है, तब तक गुण भी है। और भू भुव स्व
तीनों लोकों के अंदर ये गुणों फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है खाली पृथ्वी के ऊपर या सिर्फ यहाँ भूलोक के अंदर ही ये 3 गुण काम करते हैं। ये सत्व रजस तमस तीनों लोक के अंदर काम करते हैं। देवों के अंदर भी ये तीनों गुण प्रवर्तमान होते हैं, हालांकि उसका रेशियो अलग होता है। तो ये 3 गुणों का प्ले है और योग का लक्ष्य ये है कि ये 3 गुणों का प्ले को किस तरह हम शांत कर सकते हैं। और जब जीवन है तो इसको प्ले के रूप में लेना है, 3 गुणों में फंसना नहीं है। एक प्ले है, क्रमत है, इस तरह उसको लेना है। और जब मुक्त दशा में होते हैं तो फिर ये गुणों का कोई उपयोग भी नहीं रहता है। तो जैसे कि 3 कलर प्राइमरी कलर है, जैसे कि लाल कलर, येलो कलर और ब्लू कलर, ये 3 प्राइमरी कलर है, उससे सब कलर बनते हैं। इसी तरह ये जो यूनिवर्स जो है ये 3 प्रकार के गुणों से बना हुआ है और इसको हमें उसके बियॉन्ड जाना है। इसको डिस्कस करने का कोई ज़रूर नहीं है, हमें साधना वो करनी है कि किस तरह ये तीनों गुणों के ऊपर हम उठ सके। और इसके लिए रिदम और बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी जितनी रिदम बैठती जाएगी अंदर, इतना इतना बैलेंस आता जाएगा और इतनी इतनी हम मुक्ति भी पाते जाएंगे, क्रमशः मुक्ति हमें मिलती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई साधना करने से एकदम हम मोक्ष या मुक्ति पा लेते हैं। हमें जीवन जीना है, साथ में जो हमारे ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज़ है, उसको भी निभाना है और हमें ये रिदम और बैलेंस के द्वारा इवेंचुअल लिबरेशन, क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करते जाना है। चित्ती इज एब्सोल्यूट बैलेंस एंड रिदम of these qualities, and though having them in infinite abundance, it is yet free from their operations, unlike in an individual. तो चित्ती जो है, चित्ती के अंदर से ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं और जब तीनों गुण बैलेंस में होते हैं तो उसको साम्य अवस्था उसको कहते हैं, ये हमने देखा है। तो ये विपुल प्रमाण में इन्फिनाइट एबंडेंस के अंदर ये क्वालिटीज़ जो है वो पड़ी होती है, पर वो खुद जो है वो उसकी असर से मुक्त है। ऐसा नहीं है कि तीनों गुणों में चित्ती खुद भी बंधी हुई है और चित्ती के ऊपर भी ये तीनों गुण काम करते हैं। चित्ती ने तीनों गुण बनाए हैं पर वो उसने अपने आप को उससे मुक्त रखा है। ये 3 गुण जो है वो मनुष्य और दूसरे जो जीव है उसके ऊपर ये लागू होते हैं, चित्ती के ऊपर नहीं लागू होते हैं। When we talk of internal peace, we are just referring to the rhythm and balance of the qualities within us. तो रिदम और बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे अंदर ये जो क्वालिटी, ये जो गुण है सत्व रजस तमस, इन तीनों का बैलेंस आ जाना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो 3 गुण अब बैलेंस में आ गए। जैसे कि उन्होंने जो रेशियो बताया है 2:4:8 5:2:1 3A 3B 3C, तो 5:2:1 से थोड़ा थोड़ा बैलेंस आना शुरू हो जाता है और फिर 3A 3B 3C के अंदर धीरे धीरे करके और ज़्यादा बैलेंस आता है। पर जो हम इंटरनल पीस की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है कि आप हमारे अंदर कितनी रिदम और बैलेंस बैठी है। अगर रिदम बैठी है तो ये इंटरनल पीस भी आएगी और बैलेंस भी आएगा। तो जो हम शांति की खोज करते हैं, पर इसके लिए जो ये तीनों गुणों को बैलेंस में लाना चाहिए उसका कोई अभ्यास करते नहीं है, उसके ऊपर काम करते नहीं है। तो तीनों गुण हैं वो जब बैलेंस में आ जाते हैं तो फिर अंदर एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। शांति शांति बोलने से नहीं होता है, न कोई खाली पालथी मारकर ध्यान में बैठ जाने से मिलता है, क्योंकि जब तक अंदर विचार चालू रहते हैं तब तक शांति का अनुभव नहीं होता है। विचार को शांत करना पड़ता है, तब फिर शांति की अनुभूति होती है। द 3 complex body
systems of the universe, Bhu-Bhuva-Swa, float in cosmic mind, that is cosmic Maya. If our individual cosmic mind, that is individual cosmic Maya, can be set aside and reality, experience, the universe and the cosmic mind are found not to exist at all. So, in the Maya Rupi objective world and objective life, forget this talk of gunas, karmas, roots, pleasure and pain. Rise above all this and experience your real सेल्फ. तो ये जो भूभुव स्व जो है हमारा यूनिवर्स का एक प्रकार का यूनिवर्स का बॉडी इसको हम कह सकते हैं. जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का बॉडी है भूभुव स्व, और उसके अंदर वो जो है वो कॉस्मिक माइंड के अंदर तैरते रहते हैं. और कॉस्मिक माइंड जो है वो कॉस्मिक माया भी है. और कॉस्मिक माइंड और कॉस्मिक माया जो है वो जब हमारे अंदर आते हैं तो वो इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड और इंडिविजुअल कॉस्मिक माया बन जाती है. तो हम जो जीते हैं वो इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड से जीते हैं और इंडिविजुअल कॉस्मिक माया से जीते हैं. तो हमारे ऊपर जो माया का प्रभाव है वो कॉस्मिक माया से आया हुआ इंडिविजुअल कॉस्मिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है. पर उसको बाजू में रख देना है उसको, और जो अंदर रियलिटी है, आत्म तत्व पड़ा हुआ है, उसका अनुभव करना है. और जब आत्म तत्व का अनुभव करेंगे तब फिर कॉस्मिक माइंड और ये यूनिवर्स जो है उसका कोई अस्तित्व हमारे लिए नहीं रहेगा. अस्तित्व चाहे बाहर हो सकता है, पर जब हम आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं तो फिर इसका कोई अनुभव या इसका कोई महत्व नहीं रहता है. तो माया रूपी ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, भौतिक जीवन है और भौतिक जगत है, उसके अंदर उससे हमें निजात पाने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए ये हमें सेल्फ का अनुभव करना चाहिए. और ये सब जो बातें हैं, गुणों की बात, कर्मों की बात, रूट्स की, उसके मूल की बात या सुख दुख की बात, ये सबको एक साइड पर रख देना चाहिए. और जो हमारे अंदर रियलिटी आत्म तत्व पड़ा है उसके ऊपर ही हमें ध्यान देना चाहिए. तो ये कॉस्मिक माइंड जो है, जिसको यूनिवर्स जो है, इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं. और तावरिया जी एक उनके लेक्चर में समझाते थे, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म का अंड, एग. तो जैसे हम एग होता है, अंडा होता है, उसको हम फोड़ते हैं तो अंदर से एक वाइट प्रोडक्ट निकलता है और एक येलो प्रोडक्ट निकलता है. इसी तरह ये जो भूभुव स्व है वो ये इसके अंदर ब्रह्म के अन्न के अंदर ये भूभुव स्व जो है वो तैरते रहते हैं. तो वाइट प्रोडक्ट है, उसके अंदर येलो प्रोडक्ट है, वो तैरता रहता है. वाइट प्रोडक्ट को एल्ब्यूमिनम कहते हैं और जो येलो प्रोडक्ट है उसको यॉक कहते हैं. तो यॉक जो है वो ये भूभुव स्व है, वो इसको हम यॉक या येलो प्रोडक्ट कह सकते हैं. और जो सफ़ेद प्रोडक्ट है वो जो है वो चिट्टी है. तो चिट्टी के अंदर भूभुव स्व तैरते रहते हैं. इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहा है, ब्रह्म का अन्न, कि जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें तैरती हुई हैं. तो इस तरह हम ये जो गुण है उसके ऊपर उससे ऊपर उठ सकते हैं जब हम आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं. तो यहाँ बुक 1 समाप्त होती है. अब बुक 2 का हम रीडिंग करेंगे. बुक 2 के अंदर हमने 35 सूत्र देखे अब तक में. और इसके अंदर बुक 1, बुक 2 मतलब महर्षि पतंजलि की जो 2 चैप्टर है उस दोनों चैप्टर में से कुछ सूत्र लेके तावरिया जी ने बुक 1 बनाई थी. उसके 35 सूत्र तक ने हमने देख लिए हैं. अब आज से बुक 2 रीअरेंज देखते हैं. और इसका जो प्रीफेस है वो बहुत सुंदर है. उसमें बहुत गहरी
बात बताई है, और हम माया के प्रभाव में किस तरह जीते हैं और इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में ये बहुत समझने लायक ये प्रीफेस उन्होंने बनाया हुआ है। तब आगे इसको पढ़ते हैं। बिफोर वी गो फर्दर, आवर माइंड्स मस्ट बी क्लियर so that we know in what direction we have to travel and are not forced into any false direction by our cunning mind and stupid senses। क्या कहते हैं? cunning mind and stupid senses। जो हमारा लुच्चा मन है और ये जो हमारी मूर्ख इंद्रियां हैं, वो हमें कोई गलत रास्ते के ऊपर, गलत दिशा के अंदर न ले जाए और हमारे और फोर्सफुली गलत जगह पर ना ले जाए, बलजबरी से गलत रास्ते पर न ले जाए। इसके लिए हमें सत्य क्या है उसको समझना जरूरी है। हमारा मन एक क्लियर हो जाना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है, हमें क्या करना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये सही समझ को हम बनाए रखें और समझ के साथ में जिए। इसीलिए नहीं तो ये कनिंग माइंड और स्टूपिड सेंसेस जो है वो हमें कोई दूसरे मार्ग के ऊपर खींच ले सकती है। और ऐसा ही होता है, हम जो अभी जो जीवन जीते हैं उसमें क्या है, हमारा कनिंग माइंड जो है वही हमें बार बार भटकाता रहता है। जो करना है वो करने नहीं देता है और दूसरा सामने ला के खड़ा कर देता है। और है तो मन चंचल, तो वो इसमें फिर चला जाता है, ये करूं वो करूं, साधना के अलावा सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये इसलिए उसको कनिंग माइंड कहा है। और ये स्टूपिड जो है इंद्रियां, वो उसके सपोर्ट में हमेशा रहती है। आँख कुछ देखती है और साथ में मन इसके साथ में भागता है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो ये मन और इंद्रियां, ये दोनों जो है वो हमें गलत रास्ते के ऊपर ले जाते हैं और शांति से साधना करने नहीं देते हैं। कॉस्मिक माइंड इज कॉस्मिक माया, दैट इज कॉस्मिक माया, दैट इज इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड, दैट इज इंडिविजुअल कॉस्मिक माया, दैट इज इंडिविजुअल माया क्रिएटिव माइंड which deceives the processes of the brain into believing and so making them more willing to accept that only all that is experienced is true, and it adds pleasure at every point so that the brain processes remain outgoing and happy to do so। अब ये गड़बड़ी क्यों होती है और कैसे होती है कि एक जो कॉस्मिक माइंड है, जो चिट्ठी है कॉस्मिक माइंड है, और उसके साथ में उसकी जो शक्ति है उसको कॉस्मिक माया कहते हैं। और वही कॉस्मिक माइंड और कॉस्मिक माया हमारे अंदर आते हैं, तब इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड बनता है और इंडिविजुअल कॉस्मिक माया बनता है। तो हमारे अंदर माया, मन भी है और माया भी है। हम ऐसा मानते हैं कि माया बाहरी है और माया कोई बाहर से हमारा पर अटैक करती है और हमें खींच के ले जाती है। नहीं, अब वो बाहर की माया तो अंदर आ गई है और जो हमारी माया, हमारे अंदर माया पड़ी है, वही हमें खींच के ले जाती है। और वो माया किस तरह काम करती है, वो हमारे संस्कारों के ऊपर काम करती है। मतलब जैसा हमारा संस्कार होगा इस तरह वो खींचेगी। हर व्यक्ति हर दिशा में खींचता है ऐसा नहीं है। जिसको जिस तरह का उसका संस्कार होगा, जैसे किसी को पैसे की बहुत लालच है तो उसका ये संस्कार है, तो फिर उसके अंदर का जो इंडिविजुअल माया है वो उसको इस तरह खींचेगी, पैसे की ओर खींचेगी। इसी दूसरी व्यक्ति को कोई दूसरी चीज़ का कोई अट्रैक्शन है और उसका संस्कार है, तो वो व्यक्ति वो चीज़ के पीछे भागेगा। तो माया तो है, पर माया किस तरह काम करती है, हमारे संस्कार को लेके काम करती है। और जैसे हमारे जो संस्कार मजबूत होते हैं, चाहे अच्छे या बुरे, उसके ऊपर वो इस तरह काम करके हमें वो बाजू ले जाती है। खास करके जो हमारे निम्न प्रकार के संस्कार है उसके ऊपर वो खास काम करती है। इसलिए जो छोटी छोटी लालच में हम जल्दी चले जाते हैं, छोटी सी कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके प्रति
छोटा सा कुछ बेनिफिट मिलता है तो उसके प्रति हम जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि कॉस्मिक माया का ये प्रभाव है। और उसके साथ में एक इंडिविजुअल माया क्रिएटिव माइंड बना है। तो इंडिविजुअल माइंड जो है वो माया के प्रभाव के अंदर जीता है। हमारा माइंड जो है वो हमारे अंदर की जो माया है उसके प्रभाव में जीता है। तो अंदर की माया हमें बार बार कहीं ना कहीं खींचती रहती है और माइंड भी वहीं चला जाता है। और फिर ये सब जो है ये सब ये कॉस्मिक माइंड जो अंदर आया, इंडिविजुअल माइंड माया बना, ये इंडिविजुअल माइंड माया क्या करते हैं, ब्रेन को फिर फिसलाते हैं, ब्रेन को ऐसा कन्विंस करते हैं और उसको डिसीव करते हैं, उसको गलत रूप में मनाते हैं कि भाई हम जो अनुभव कर रहे हैं वही सत्य है, जो आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, क्योंकि मन के पास और कोई साधन नहीं है। तो जो 5 इंद्रियों द्वारा जो अनुभव होते हैं वही सच्चा है। इस तरह जो ब्रेन मानता है उसको वो मानने के लिए ये माया क्रिएटिव माइंड जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है। तो हमारा फिर ब्रेन है वो भी मानता है कि हाँ जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, सिर्फ वही सत्य है और उसके अलावा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। और हमेशा वो जो है फिर एक हर चीज़ के अंदर प्लेजर को ऐड करते जाते हैं। तो हम जो कुछ करते हैं तो उसके पीछे हम प्लेजर ढूंढते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो प्लेजर के। तो प्लेजर कहाँ से आया, ये भी माया का जो प्रभाव है वो जो ब्रेन के ऊपर पड़ा है, और ब्रेन फिर प्लेजर इस तरह हर चीज़ के अंदर ढूंढता रहता है। और हमेशा फिर इसकी जो प्रक्रिया है, ब्रेन की प्रक्रिया है, वो आउटगोइंग ही रहती है, कुछ न कुछ ढूंढने के लिए, कुछ न कुछ पाने के लिए। तो इस तरह हमारा जीवन चल रहा है, माया के प्रभाव के अंदर। माया का प्रभाव मन पर पड़ता है और ये प्रभाव ब्रेन के ऊपर पड़ता है, और ब्रेन फिर मानता है कि जो कुछ है दिखाई देता है, जो कुछ अनुभव होता है वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। इसलिए फिर वो हमेशा बाहर ही भागता रहता है। बट द सेल्फ indirectly helps the individual to awake to the truth by introducing pain in some form every time the brain processes fully believe in the pressure of the of the objects and indulge fully therein. Because there is no other way to communicate, the individual is not capable of hearing, of seeing. This pain that is felt can be called a kind of sparsha from the self to the self. तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह दी है और काम की बात है। को हम जो दुख से भागते हैं, दुख इस दुनिया में कोई नहीं चाहता है, न कोई गरीब चाहता है, न तवंगर चाहता है, न राजा चाहता है, न रंग चाहता है। सबको सुख चाहिए, दुख तो किसी को चाहिए नहीं। पर क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो मानता नहीं है और अंदर जाता नहीं है, माइंड और ब्रेन जो अंदर की दुनिया है उसके प्रति नहीं जाता है, तो हमारा जो आत्मा है वो फिर वहाँ एक चालाकी करता है और वो क्या करता है कि दुख को भेजता है। तो हमारे अंदर जो दुख आता है, हमारे जीवन में दुख आता है, वो खाली कोई आता नहीं है, वो खाली भुगतना है इतना नहीं है। उसके पीछे एक गहरा कारण ये है कि दुख आता है तो हम कुछ अंदर की ओर मुड़ जाए, अंदर की ओर देखने लगे और कुछ समझने का प्रयत्न करें कि भाई ये दुख क्या है, क्यों आता है और आत्मा क्या है। तो आत्मा यही चाहता है कि जीव जो है वो उसके प्रति आकर्षित हो, पर जीव जो है वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ में जुड़ता रहता है और बाहर मजे लेता रहता है। तो जीव को वापस अंदर लाने के लिए आत्मा के पास एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, और वो है दुख। तो हम तो दुख से भागते हैं, पर हकीकत में दुख आत्मा भेजता है और इसका कारण वो आत्मा हमें अंदर ले जाने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ उन्होंने बताई है। और लास्ट में कहते हैं दिस पेन दैट इज फेल्ट कैन बी कॉल्ड ए काइंड ऑफ स्पर्श फ्रॉम द सेल्फ टू सेल्फ।
तो सेल्फ में बड़ा सेल्फ है वो आत्मा का प्रतीक है, और जो छोटा सेल्फ है वो जीव का प्रतीक है। तो आत्मा जो है जीव को एक प्रकार का स्पर्श देता है, और वो स्पर्श कैसे देता है? दुख द्वारा देता है। तो दुख आत्मा से आया हुआ है ऐसा समझना चाहिए, एक आत्मा का स्पर्श है। अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह, तो कभी भी हम दुख से विमुक्त नहीं होंगे या दुख से हम परेशान नहीं होंगे। तो ये बहुत गहरी बात ये पैराग्राफ में उन्होंने बताई है। But in spite of this in-between painful experiences, the brain processes continue to be under the mind maya creative pressure and remain outgoing. अब ये जो है ये भी थोड़ा जिद्दी है। ये जो जीव है वो ये भगवान ये आत्मा स्पर्श तो भेजता है, ये दुख तो भेजता है, पर फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि न सुख लंबा समय टिकता है न दुख लंबा समय टिकता है। तो जैसे दुख खत्म हुआ कि फिर से जो है वो जीव सुख की तलाश में फिर से बाहर भटकने चालू कर देता है। तो दुख आता है हमारे जीवन में, पर दुख का कोई उपाय या दुख का कोई हम राइट यूज नहीं करते हैं। दुख आता है और एक फिर चला जाता है, तो एक प्रकार का वेस्टेज हो गया उसका। दुख का एक कारण था कि उस दौरान हम आत्मा के प्रति जा सके, पर होता क्या है कि जैसे ही दुख आता है तो हम तुरंत दुख को मिटाने के लिए भागा भागी करते हैं, उपाय करते हैं। किसी भी तरह दुख समाप्त हो जाए सारे के सारे जोर लगा देते हैं हम, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का शारीरिक तकलीफ हो या कोई आर्थिक तकलीफ हो या कोई और तकलीफ हो, संबंधों में तकलीफ हो, हमेशा हम यही करते हैं कि दुख आया तो उसको मिटाओ किसी न किसी तरह। इसका हम आत्मा के प्रति जाने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं, और फिर जो है वो जीव फिर से बाहर की ओर भटकना चालू कर देता है। दिस माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर enjoy an edge, an advantage over the limits of pain sent by the self, because brain processes are fully dependent for experiencing the objective world only with the help of individual mind and with use of mind maya creative pressure. तो ये माइंड को पता है, तो जो माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर द्वारा ये दुख तो आया उसके कारण और आत्मा के कारण आया, और ये माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर जो है वो जानते हैं, उसके द्वारा जो ब्रेन और हमारा माइंड जानता है कि भाई ये दुख तो है, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। और हमारा कंसेप्ट भी ये होता है, हमारी फिलोसॉफी भी यही होती है, भाई सुख दुख तो आते हैं जाते हैं, ऐसा हम फिलोसॉफिकली भी कहते हैं। तो ये उसका एक एडवांटेज लेता है। जब इस तरह का ये पेन आता है तो ये माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर इस तरह को फिर से जीव को बिलीव कराता है कि नहीं ये तो पेन तो आया है, ठीक है वापस चला जाएगा। इस तरह एक एडवांटेज ले लेता है और इसको फिर से फिसलाता है, और फिर जीव वापस भोग के रास्ते पर चला जाता है। क्योंकि ब्रेन प्रोसेस जो है उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो ब्रेन जो है वो हमेशा बाहर का अनुभव होता है, तभी ब्रेन काम करता है और जिंदा रहता है, और ब्रेन को हमेशा बाहर के अनुभवों की ज़रूरत पड़ती है। और माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर जो है वो उसको वो देते रहता है, और इस तरह वो हमेशा बाहर की ओर भटकता रहता है। तो ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। हमारे ध्यान में ये है ही नहीं कि इस तरह हम भटकते हैं, कोई किसके प्रभाव में भटकते हैं। तो ये माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर के प्रभाव में हम आ जाते हैं, और फिर हमारा ब्रेन जो है वो बाहर आनंद लेने के लिए निकल जाता है, हमारा जीव जो है वो बाहर आनंद लेता है। हाउ देन कैन दिस brain processes be instructed so that they learn that mind maya creative pressures are false?
because they lead to endless goalless road. तो अभी इसका उपाय क्या, कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई ये जो ब्रेन प्रोसेस है वो समझ जाए कि भाई ये जो हम अनुभव ले रहे हैं सिर्फ बार बार देखते रहते हैं वो फॉल्स है, वो गलत है, वो पूरा सच नहीं है। और इसका उसको एक अनुभव होना चाहिए, या फिर उसके लिए माइंड को तैयार करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, इसको कि इस तरह सिखाया जाए कि वो समझे कि भाई ये जो हम बाहर की भागाभागी करते हैं वो सब फॉल्स है, और एक प्रेशर के अंदर, माया के प्रेशर के अंदर हम ये करते हैं। अगर ब्रेन ये सीख जाता है तो फिर हो सकता है कि वो शांत होना शुरू करे, क्योंकि ये जो है वो ये प्रवृत्ति है वो तो एंडलेस है। बाहर भागते रहना तो जिंदगी भर, बचपन से लेके हम मृत्यु तक बाहर ही भागते रहते हैं, बाहर ही सब कुछ करते रहते हैं, और एंडलेस है। खाली मृत्यु ही उसका एंड है। जब मृत्यु आता है तभी हमारी ये प्रवृत्ति अटकती है। बाकी ये ऐसा रोड है कि जो रोड की कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत नहीं है, और उसका कोई गोल भी नहीं है, उसका कोई लक्ष्य भी नहीं है, क्योंकि भटकन ये हमारी ऐसी है, कोई लक्ष्य बगैर की भटकन है। तो बिना लक्ष्य की भटकन वो हमेशा निरंतर चालू रहती है। तो उसको कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना सीखना पड़ेगा। कुछ अंदर किस तरह जाया जाए उसको हमें सीखना पड़ेगा। एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट दे लर्न दिस and turn back inward. If the brain processes can learn this convincingly, then they would break their association with the mind maya creative pressure. तो ये इसको सिखाना तो पड़ेगा, ब्रेन प्रोसेसेस जो है उसको सिखाना पड़ेगा कि ये तुम जो भटक रहे हो वो सही नहीं है, और उसको कन्विंस करना पड़ेगा। वो कन्विंस होके वो समझदारी के साथ में, ऐसा नहीं कि भाई कोई जबरदस्ती त्याग दो, ये नहीं करना वो नहीं करना, इस तरह निषेधात्मक रूप में नहीं, पर पॉजिटिवली वो कन्विंस होता है। वो खुद की प्रवृत्ति को देखता है, और वो देखता है कि मैं तो एंडलेस भागता ही रहता हूँ। वो खुद को ही देखता है और फिर समझता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, और इस तरह उसके अंदर एक कोई समझ आती है। तो फिर ये जो है वो माया का प्रेशर टूटने लगेगा, और फिर जो है जीव इससे फिर मुक्त हो सकता है। तो उसको अपने आप में ये एक अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, बाहर की बात नहीं है। मन खुद देखता है, ब्रेन खुद देखता है, और वो समझता है और फिर कन्विंस होता है, तब जाके फिर वो माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। Should this happen, the brain processes will slow down automatically, and in the silence and the slowing down that will ensue, there will be gaps during which the processes of conscious brain will experience something peaceful, never before known. अब यहाँ एक टेक्निक बताते हैं कि भाई हम जब ये करेंगे, यहाँ एक ध्यान की टेक्निक है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब करते हैं और अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या होता है कि जब इस तरह मन अपने आप में शांत होता है तो इसकी जो गति है वो भी स्लो हो जाती है, और जब वो स्लो होती है तो दो विचारों के बीच में एक गैप आता है, उसको एक अनुभव होता है कि अभी जैसे आप अच्छी तरह जप कर रहे हो या अच्छी तरह आपका ध्यान हो रहा है, तो आप देखोगे कि विचार कम होते जाते हैं, वो कम होते जाते हैं, और बीच में ऐसा लगेगा कि दो विचारों के बीच में एक गैप है। मतलब कि अब एक विचार जो है वो शांत हो गया और दूसरा विचार अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बीच में एक छोटा सा एक गैप होता है। तो ये एक ध्यान की स्थिति है, और ये गैप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो गैप के अंदर हमें एक अनुभव होता है जिसको यहाँ कहते हैं कि समथिंग पीसफुल।
एक समथिंग पीसफुल, मतलब एक कुछ किसी प्रकार की एक शांति का एक हमें हमें अनुभव होता है, जैसे कि कोई एक स्पर्श हमें अंदर से मिलता है किसी चीज़ का। ये पीसफुल, समथिंग पीसफुल है, उसका हमने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया है। तो यहाँ एक टेक्निक ये दी है उन्होंने कि ध्यान करो, जप करो, मन को शांत करते जाओ, इतना शांत करते जाओ तो आप फिर अनुभव करोगे कि भाई अब विचार जो कांस्टेंट चलते थे वो बीच में टूटते जाते हैं, और जब दो विचार टूटते हैं तो उसके बीच में एक गैप निर्माण होता है, और वो गैप जो है वो समथिंग पीसफुल। कई बार साधक को इस प्रकार का अनुभव होता है, पर वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता है, क्योंकि कई लोग जो साधना करते हैं अच्छी, तो दो विचारों के एक विचार जो है शांत हो गए, उतना वो अनुभव होता है, पर ये गैप है और गैप के अंदर ये कुछ चीज़ है, उसको वो पकड़ नहीं सकता, उसका अनुभव नहीं होता है। तो जब जब ऐसी स्थिति बने तो ध्यान में रखो कि ये गैप के अंदर ऐसी कुछ चीज़ है जो हमें शांति प्रदान कर सकती है, और वो गैप जितना लंबा हो सके, दूसरा विचार जल्दी ना आए, उसका हमें प्रयत्न करना चाहिए, गैप को प्रोलॉन्ग करना चाहिए। तो ये समथिंग पीसफुल का हम अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं, और जिसका हमने आज तक में अनुभव नहीं किया है, इस तरह का ये अनुभव होगा। तो यहाँ एक उन्होंने टेक्निक भी हमें दे दी है। एट फर्स्ट इट रिमेन्स undefined but will repeat and increase in duration। तो जैसे मैंने कहा, इस तरह कई बार पहले समझ में नहीं आता है वो क्या चीज़ है, ये गैप उत्पन्न हुआ, उसको हम समझ नहीं सकते, पर अगर वो बार बार रिपीट होता है और उसका टाइम भी बढ़ता है, गैप थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है, तो फिर समझ में आता है कि हाँ, यहाँ एक ब्रेक पड़ता है, यहाँ एक गैप उत्पन्न होता है, और कुछ चीज़ का अनुभव यहाँ होता है। तो ये अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, और साधक को इतनी स्थिति पर तो पहुंचनी ही चाहिए। और अगर जो लोग 3 स्टेप अच्छी तरह करते हैं उनको भी ये अनुभव हो सकता है, क्योंकि 3 स्टेप जो है वो विचारों को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। अच्छी तरह 3 स्टेप होगा तो आपके विचार कम होते जाएंगे और वहाँ गैप का निर्माण हो पाएगा। तो 3 स्टेप भी एक रास्ता है कि जिसके द्वारा हम इस गैप का अनुभव कर सकते हैं। This something peaceful can be called a kind of sparsha of self reality experienced by the cosmic brain। तो ये क्या है, ये जो गैप है उसमें अंदर एक जो ये एक शांति का अनुभव होता है, ये आत्मा का स्पर्श है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमें ध्यान के अंदर आत्मा का स्पर्श मिलता है इस तरह, इस गैप के अंदर, और ये कॉन्शियस ब्रेन फिर समझता है कि ये आत्मा का स्पर्श हो रहा है। तो ये अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, और आप अच्छी साधना करोगे तो बिल्कुल ये अनुभव हो सकता है। द ब्रेन हैज़ इनफ एक्सपीरियंस ऑफ द स्पर्श ऑफ इंडिविजुअल माया क्रिएटिव माइंड, बट द ब्रेन फाइंड्स a distinct difference in this sparsha of this something peaceful always in between during the gap। तो मन और ब्रेन जो है उसको बाहर के स्पर्श का तो अनुभव है, बाहर जो हम अनुभव लेते हैं 5 इंद्रिय द्वारा, तो 5 इंद्रिय द्वारा अनेक प्रकार का स्पर्श हमें होता है, और वो स्पर्श माया क्रिएटिव माइंड का है, वो माया के कारण हमें उत्पन्न होता है। पर यहाँ जो स्पर्श होता है वो एकदम अलग है, और फिर वो ब्रेन या माइंड जान भी लेता है कि ये स्पर्श जो है वो कुछ अलग है, समथिंग पीसफुल का यहाँ अनुभव होता है एक गैप के अंदर। तो 2 प्रकार के स्पर्श है, एक बाह्य जगत में होता है और एक वो आंतरिक जगत में होता है। पर जो आंतरिक जगत में ये जो अनुभव है वो बहुत कीमती है, और इसको बार बार अनुभव करते हैं तो ये वो स्पर्श का अनुभव हमें ज़्यादा मिलता रहता है। We have noted earlier that self indirectly helps the individual to awake by bringing in pain
whenever the brain processes fully believe in the pleasure of the objects and fully indulge. तो ये जो हमने देखा कि भाई ये सेल्फ आत्मा जो है वो हमें दुख का अनुभव कराता है, और कब कराता है कि जब ब्रेन और माइंड दोनों बाहर के जगत के जो सुख है, प्लेजर है, आनंद है, उसको भुगतने में जुड़ जाते हैं और उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, उसके साथ एकरूप हो जाते हैं। जब जब ऐसा होता है तब माइंड जो है, तब जो आत्मा है वो हमें पेन के रूप में जगाने के लिए ये पेन के रूप में ये चीज़ देता है, ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में डूबे हुए हैं, खाली सुख को हम भोगते जाते हैं, उसके हम थोड़ा वहाँ रुक सकते हैं, और फिर दुख जब आता है तो अंदर की ओर हम जा सकते हैं। हियर इन लाइज द की। तो ये यहाँ एक चाबी पड़ी है इसकी। हाउ इज सेल्फ एबल टू डू दिस, और हाउ इज द ब्रेन able to experience pain sent by the self in a manner of applying a brake to indulgence and lack of rhythm। तो जो किस तरह ये सेल्फ ये करता होगा, ये जो पेन जो बेचता है और इसको जो प्लेजर को स्टॉप करने का प्रयत्न करता है, तो वो किस तरह वो करता होगा, और ब्रेन जो है वो पेन का अनुभव किस तरह करता होगा, और इससे फिर वो इसका जो इंडल्जेंस है भौतिक जगत के अंदर वो किस तरह रुकता होगा, और जो रिदम नहीं है, रिदम की कमी है, उसको किस तरह जान सकते हैं, उसका किस तरह अनुभव हो सकता है। इट मीन्स देयर इज ए पॉसिबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्ट between the self and the brain and brain processes. It need not be a physical line or a biological connection. It can be totally cordless. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्फ जो कुछ बेचता है दुख, और दुख उसका अनुभव करता है, तो उसके दोनों के अंदर कोई एक लिंक तो है, सेल्फ और ब्रेन के बीच में एक लिंक है। तो वो लिंक जो है वो कम्युनिकेशन की लिंक है, और वो लिंक को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो फिर हम सेल्फ का अनुभव बार बार कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई फिजिकली लाइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। ये अंदर का है, डायरेक्ट ब्रेन की प्रोसेसेस और अंदर जो आत्म तत्व पड़ा है, वो दोनों के बीच में अगर ये लिंक हो जाती है तो फिर ये हो सकता है। और ये चीज़ जो है टोटली कोडलेस है, वहाँ कोई कोड की, कोई तार की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक इंटरनल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है ब्रेन, माइंड और आत्मा के बीच में। If this line of communication is established, the individual mind maya creative pressure would weaken and grow less, and brain processes would be happy to receive this sparsha from the self more often and more lasting. Whenever this should happen, the individual will experience happiness unaccountable. तो ये जब इस तरह की कम्युनिकेशन ब्रेन, मन और आत्मा के बीच में एस्टेब्लिश होती है, तो जो माया का प्रभाव है हमारे ऊपर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर ब्रेन प्रोसेस अपने आप में वो जो स्पर्श है उसको वो चाहेगी, उसके अंदर उसको एक चाहत होगी, एक डिमांड होगी कि भाई मुझे बार बार इस प्रकार का स्पर्श मिले, क्योंकि ये स्पर्श जब मिलता है तो अंदर एक प्रकार का सुख उत्पन्न होता है, और वो सुख बाह्य जो भौतिक चीज़ों का सुख है उससे बिल्कुल भिन्न सुख होता है। अंदर एक आंतरिक एक शांति, एक सुख का अनुभव होता है। और फिर अब मन और ब्रेन जो है वो बाहर का सुख नहीं, पर अंदर का ये स्पर्श है आत्मा का, उसका सुख को चाहता है और उसका प्रयत्न करता है कि जितना
लंबे समय ये सुख में हम रह सके, इतना वो प्रयत्न करते हैं। वो हैप्पीनेस जो है वो अकाउंटेबल है, उसको हम ये नहीं कर सकते। इतनी ये गहरी और एक अनुभव करने लायक चीज़ होती है। Actually, whenever this happens, it is said that a condition of no mind has been created momentarily. So the Shastras say. But we must remember that the individual mind, that is individual Maya creative mind, on its own will not become no mind. It has to be made ineffective to be a no mind state. It must be reduced to no mind state by a positive rhythmic processing. तो दूसरी बात ये है कि जब तक हमारा माइंड और ब्रेन बार बार भटकता रहता है तो वो माया के प्रेशर में है, तो वो विलिंगली उसको ये स्थिति में नहीं जा सकता है। जब वो खुद ये नो माइंड का जो है वो जैसे हमने कहा इस तरह इसके विचार कम होते जाते हैं और वो ब्रेन प्रोसेस और माइंड विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं इसके लिए, तभी ये चीज़ होती है। नो माइंड की स्थिति जो है वो माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर जब तक है उसके कारण ये नहीं हो सकता है। जब वो उसका प्रेशर कम होता है, वो इनइफेक्टिव होती है, तभी नो माइंड का स्टेज जो है वो बनता है और उसको हम पॉजिटिव रिदमिक प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो फिर से जो रिदम का अभ्यास है वो अगर बार बार होता है तो एक नो माइंड का स्टेट अंदर बनता है। और नो माइंड क्या है कि जो गैप निर्माण होता है दो विचारों के बीच में, वहाँ माइंड नहीं होता है, वहाँ एक गैप है, न विचार है न माइंड है, कुछ है, ऐसी स्थिति है। तो वो स्थिति जो है वो हम अलग प्रैक्टिस से कर सकते हैं और रिदमिक ब्रीदिंग द्वारा भी हम वो स्थिति पर जा सकते हैं। The sadhaka is asked during meditation process time and again to force out the natural mind modifications of object that come in during meditation and disturb the sadhaka. It is easier said than done. It happens innumerable times that the sadhak fails. It is a privilege of the individual Maya creative mind to hold the individual a slave under its rule and fully bound. This is the slavery from which one is working for release or मोक्ष। तो ये हमारा अनुभव होता है कि बार बार हम इस तरह का निर्विचार या नो माइंड होने का प्रयत्न करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं किसी प्रकार का भी, और जब हम जप करते हैं तब भी हम देखते हैं कि हमारा ध्यान जप में तो है नहीं, मन अभी भटक रहा है। जो ध्यान करते हैं उनका भी मन भटकता है। कहते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं पर ये माइंड हमेशा भटकता रहता है और माइंड भटकता रहता है, विचार चलते रहते हैं, तो कभी भी वो गैप का अनुभव नहीं हो सकता। इसके लिए कोई और प्रोसेस करके माइंड को शांत करना पड़ता है और फिर ये गैप का अनुभव करना पड़ता है। तो साधक को बार बार इस तरह का फेल का अनुभव होता है और जो सिखाने वाले हैं, कहने वाले तो कह देते हैं कि भाई ये जो विचार आते हैं, वृत्ति उत्पन्न होती है, उसको बंद कर दो, उसको बाहर फेंक दो। पर ये कहने की बात है, ऐसा होता नहीं है। ये टीचिंग करने वाले खुद भी जानते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट चीज़ है। इस तरह माइंड को स्टॉप किया नहीं जाता है क्योंकि उसका एक वेग होता है। उसको कुछ कोई 3SRB जैसी टेक्निक से उसको शांत करना पड़ता है पहले, तब जाके फिर हम अंदर और गहराई में जा सकते हैं। तो ये साधक का इस तरह का अनुभव करता है और इसका अनुभव ध्यान में होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये हमारा इंडिविजुअल माया क्रिएटिव माइंड है। वो क्योंकि वो
व्यक्ति को पकड़ के रखता है, उसको गुलाम बना देता है, वो अपना रूल चलाता है और एक उसको बांध देता है। तो जब जब विचार चलते हैं तो वो ये इंडिविजुअल माइंड, माया क्रिएटिव माइंड के द्वारा चलते हैं, और वो जब चलते हैं तो इस तरह जो है व्यक्ति विचारों का गुलाम बन जाता है और विचारों के अंदर ही जीता है। और ये इस प्रकार की गुलामी जो है वो हमें बांध के रखती है, और उससे मुक्त होना है, उससे मुक्त होना है, उसको ही मोक्ष कहते हैं। कि इसको किस तरह हम रिलीज कर सकते हैं, ये विचारों की गति है, इसके ऊपर हम किस तरह ऊपर उठ सकते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है और ये साधना है, न कि विचारों के अंदर खाली ध्यान में बैठे हैं या जप में बैठे हैं और विचारों के साथ हम चले जाते हैं, भटकते रहते हैं, ऑसिलेशन होता रहता है। तो वो कोई ध्यान या जप नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ माया का प्रेशर घटना चाहिए और उसकी गुलामी से हमें मुक्त होना चाहिए। We consider this is a negative approach, like sweeping out darkness instead of bringing in light. The positive approach would be to establish the line of communication, a kind of sparsha of self to the brain processes directly cordless. तो किस तरह उसको मार के मरोड़ के विचारों को शांत कर देना है, या जो माया का प्रेशर है उसको किसी तरह कम कर देना है। तो वो ज़बरदस्ती अगर हम करेंगे तो वो एक नेगेटिव अप्रोच होगा और उसका कोई खास परिणाम भी नहीं आएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ये है कि हम कुछ ज़बरदस्ती करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो शांत रहता है, फिर बहुत ज़ोर से फिर वो उछलता है और दुगुना वो भागने लगता है। तो कई लोगों को ऐसा भी अनुभव होता है कि नॉर्मल कोर्स में मन ऐसा भागता है, ऐसा अनुभव नहीं होता है, पर जैसे ध्यान में बैठते हैं, जप में बैठते हैं तो लगता है कि अरे मन तो बहुत भाग रहा है, ये विचार आ रहा है, वो विचार आ रहा है। हकीकत में तो ये विचार तो सब अंदर चलते ही रहते हैं, पर बाहर जब हमारी दृष्टि होती है तब विचारों के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब जरा ध्यान में बैठे हैं तो कभी कभी अंदर नज़र जाती है तो फिर हमें जान होती है कि अरे इस तरह विचार चलते हैं, इस तरह भागा भागी हो रही है। तो ये जो है वो अंदर इस तरह की पूरी प्रवृत्ति हमेशा चलती रहती है, पर ये नेगेटिव अप्रोच है, उसके साथ ज़बरदस्ती करना। पॉजिटिव अप्रोच तो यही रहेगा कि ब्रेन और ये जो आत्मा के बीच में किसी प्रकार का एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बन जाए, दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाए और एक जो स्पर्श है अंदर आत्म तत्व का उसका अनुभव हो जाए, वही सच में एक सच्चा अनुभव है या और पॉजिटिव अप्रोच है। और वो हम जानते हैं कि वो सेल्फ और ब्रेन प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट होगा, कोडलेस होगा। तो यहाँ रुकते हैं। बहुत सुंदर चीज़ आज हमें पढ़ने को मिली है और हम समझ सकते हैं कि हम जो जी रहे हैं इसके पीछे ये माया का प्रभाव कितना है, और ब्रेन और माइंड को माया ने, हमारे अंदर की माया का प्रभाव है, उसने बांध के रखा है, हमें गुलाम बना के रखा है, और हम विचारों के गुलाम हैं, इंद्रिय के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। तो इससे मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है, और तावरिया जी ने जो जो साधना बताई है वो हमें वो इस मुक्ति के मार्ग पे ऊपर ले जा सकती है। यहाँ रुकते हैं।